चाट मसाला। MTH अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MTH अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। सर्वोपरि नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि। और आज मैं राष्ट्र सर्वोपरि में उन लोगों की बात करूंगा जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। आज आपको उनकी एक एक जानकारी में देने वाला हूं। ये लोग सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। वो भले ही देश के बारे में कुछ भी कह दें या कर दें, वो सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, सिर्फ अपना फायदा। वो कहते हैं हमें क्या भाई, दुनिया जाए भाड़ में। ऐसे ही हैं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी। आप कहेंगे राहुल गांधी की बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो कभी चुनाव आयोग पर, कभी सरकारी एजेंसीज पर, कभी भारतीय सेना के एक्शन पर, तो कभी जाति के नाम पर, ना जाने बार बार वो ऐसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, सिर्फ अपने फायदे के। ताजा मामला आपको बताऊं, हाल ही में एक कार्यक्रम हुआ, सुनिए, बड़ा दिलचस्प किस्सा है। उन्होंने कहा किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने उन्हें कृषि कानूनों का विरोध ना करने की धमकी दी। यह सफेद झूठ है राहुल गांधी का। क्यों? क्योंकि कृषि कानून का विरोध हुआ अगस्त 2020 से और अरुण जेटली का निधन हुआ 2019 में। तो राहुल गांधी, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपको अरुण जी सपने में आए या कहां पर दिखे, हमें तो समझ नहीं आ रहा। लेकिन राहुल तो राहुल है भाई, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। उन्हें क्या, उन्हें तो बोलना है बस। फिर आप जानिए, आपका काम जाने। और आज मैं इसलिए राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, उनके बारे में बता रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी सियासत के अलावा अब सेना पर आरोप लगा रहे हैं और यह मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो कह रहे हैं कि भारत की जमीन पर गलवान संघर्ष के दौरान चीन ने कब्जा कर लिया। अरे आप कब तक झूठ बोलेंगे, कब तक झूठ का सहारा लेंगे? अब तो कोर्ट ने भी आज उन्हें फटकार लगाई और इसलिए मैंने लिखा है देश विरोधी भाषा पर सुप्रीम तमाचा। आपको मैं यही कहूंगा, राहुल गांधी के हर सनसनीखेज बयान और झूठ से पर्दा उठाने वाली रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। क्योंकि अगर आज आप और हम चुप रह गए तो ये आने वाले दिनों में भारत पर ही सवाल उठाने लगेंगे। इन नेताओं को रोकना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए जरा। देश पर जब जब संकट आया, पड़ोसी देश के साथ तनाव की स्थिति पैदा हुई, तब तब राहुल गांधी ने देश और सेना दोनों का मनोबल गिराने वाला बयान दिया। चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, जब राहुल ने फाइटर जेट गिरने पर सवाल पूछे, सीज फायर को लेकर हमेशा डोनाल्ड ट्रंप के सुर में सुर मिलाया। Prime Minister has not said that Trump is lying. It's obvious what is happening. सबको मालूम है। बोल नहीं पा रहे। चीन के साथ गलवान में झड़प हुई तो राहुल गांधी ने चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय जवानों के पीटे जाने जैसा शर्मनाक बयान दे दिया। चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। भारत के 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन के कब्जे की झूठी बात कहकर देश को गुमराह किया। लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे। अब राहुल गांधी का यही बयान उनके गले की फांस बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को ऐसे बयानों के लिए आज जमकर फटकारा और पूछा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा ली है? क्या आप वहां पर मौजूद थे? आपके पास क्या सबूत है? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसी बातें नहीं कहते।
वो भी ऐसे वक्त में जब सीमा पर झड़प की स्थिति हो। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को नसीहत दी और कहा कि आप विपक्ष के नेता हैं, संसद में ऐसे सवाल पूछिए, सोशल मीडिया पर ये लफाजी ना करें। सोशल मीडिया पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट से राहुल को मिली फटकार पर बीजेपी अब हमलावर हो गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी से अपने बयानों के लिए माफी मांगने की मांग की। बार बार श्रीमान राहुल गांधी जी ने ये कहा कि चाइना ने देश के अंदर में आकर के जमीन कब्जा किया है, जबकि हमारा आर्मी, भारत सरकार सबने कहा है कि सीमा विवाद है, लेकिन हमारा अंदर में आकर के कोई जमीन कब्जा नहीं किया है। 2000 वर्ग किलोमीटर कब्जा कर दिया बिना तर्क कहने से। हम लोगों ने तो बार बार राहुल गांधी जी को कहा कि बिना तर्क के देश के खिलाफ बात मत करो। सर्वोच्च न्यायालय राहुल गांधी की भारतीयता पे इतना गंभीर कमेंट करता है। एक भारतीय अपनी सेना के लिए जो पूरे विश्व में सबसे वीर है, कैसे कह सकता है कि वो चीनी सेना से पिट रही है? भारत विरोधी सेना का मनोबल तोड़ने वाले बयान बिना प्रमाण, बिना तथ्य के राहुल गांधी ऐसे वक्तव्य क्यों देते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिलने के बाद और बीजेपी के सवाल उठाने के बाद कांग्रेस नेताओं की बोलती बंद हो गई है। कांग्रेस से जब इसे लेकर सवाल पूछा तो वो गोल मोल जवाब देने लगे। 2000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन चीन हड़प किए हैं। ये राहुल गांधी जी की कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। सामरिक विशेषज्ञों की और साथ साथ सैटेलाइट की तस्वीर सारे कुछ समीक्षण करते हुए विशेषज्ञों ने ये नतीजे पर आए हैं। अभी सरकार कह रहे हैं कि बातचीत में बहुत बड़ा समाधान की रास्ता निकले, हमारे गश्त करने की मौका मिले हैं। तो ये कहने की क्या जरूरत है? इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि हमारे जमीन उनके कब्जे में थे, इसलिए न चर्चा हो रहे। पार्लियामेंट में चर्चा होना चाहिए। ये बहुत पॉलिटिकल इशू है कि मीन्स ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है, क्या नहीं दिया है, ये पूरा पढ़ना चाहिए। राहुल गांधी को सुप्रीम फटकार पर कंगना रनौत ने भी अटैक कर दिया। कंगना रनौत ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी हमेशा देश विरोधी बयानबाजी करते हैं। हमेशा देखा है कि वो हमेशा जो है वो एंटी इंडिया उनकी सोच है और भारत के अगेंस्ट हमेशा बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही वेलकम मूव है बाय द सुप्रीम कोर्ट जो उन्होंने उनको इस तरह की फटकार लगाई है। अब आने वाले समय में और लोगों से भी ध्यान रखना चाहिए कि वो भारत की अस्मिता को, अखंडता को और सबसे ज़्यादा तो उनको मनोबल किसी तरह की ठेस न। एक देश का लीडर ऑफ अपोजिशन हो और वो बिना किसी सबूत के ये कह दे कि चाइना ने 2000 किलोमीटर कब्जा कर लिया, सेना का मनोबल गिरा दे, कह रहा चीनी सैनिक पीट रहे हैं भारतीय सैनिकों को। मतलब ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं? पाकिस्तान की या चाइना की भाषा बोल रहे हैं और उन्हें देश को शर्मसार कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी आज जिस तरह से फटकार लगाई है, उनको अगर कुछ भी उनमें हो तो माफ़ी देश से मांगनी चाहिए और कम से कम यह भी कहा कि इतना गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। राहुल को हर बार देश की जनता ने चुनकर संसद में भेजा, लेकिन उन्होंने कभी जनता के मुद्दों पर सवाल नहीं किया। राहुल ने हमेशा सियासी उल्लू सीधा करने के चक्कर में सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। आप राहुल गांधी जी सियासत करते रहिए, लेकिन सेना पर टिप्पणी करने से बाज आ जाइए, क्योंकि आपकी टिप्पणी हमारे सैनिकों का मनोबल गिराने का काम करती है। राष्ट्र सर्वोपरि में देश की जनता आपसे सवाल पूछ रही है कि क्या आपको पता नहीं है कि आपके ऐसे बयानों से देश का मनोबल गिरता है, दुनिया में छवि खराब होती है। अगर आपको पता है तो आप सुधर जाइए और सुप्रीम कोर्ट के कहे मुताबिक संसद में जनता के सवाल करिए, ना कि सफेद झूठ बोलिए। जनता के मुद्दे उठाएंगे तो हम भी आपका साथ देंगे, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है और राष्ट्र ही सर्वोपरि है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक और खबर आज आपके लिए लेकर आए। आज सावन का आखिरी सोमवार है। सावन में हर घर में पूजा होती है, भगवान शिव का अभिषेक होता है, आप लोगों ने भी किया होगा। इसके साथ ही मंदिरों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं, भक्त पहुंचते हैं दर्शन के लिए, पंडित और पुजारियों से पूजा भी करवाते हैं, विधि विधान के साथ पूजा संपन्न करवाई जाती है। लेकिन आज जो खबर सामने लाया हूं आपके लिए,
उत्तर प्रदेश के शामली से। वो जैसे ही मेरे सामने आई, मैं तो सकते में पड़ गया। उस खबर ने सकते में डाल दिया। आप कहेंगे क्यों? अरे जिन पंडित पुजारियों पर हम अटूट विश्वास और श्रद्धा रखते हैं, उसी पुजारी के भेष में एक मुसलमान मंदिर में रहने लगा। सिर्फ रह नहीं रहा था, वो तो पुजारी बन गया था। वो यहां लोगों से झूठ बोलता, बरगलाता, पुजारी बन गया, बाबा बन गया, तांत्रिक बन गया। आप बताइए। और उसका ये खेल सालों से चल रहा है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, रुकिए जरा। अब पता चला है कि वो कोई बाबा नहीं है। अरे उसका नाम है इमामुद्दीन। सोचिए अब थोड़ी देर के लिए आप, ये क्या हो रहा था भाई? आप भगवान के मंदिर में पहुंच रहे हैं, ये लोग भगवान के मंदिर को भी नहीं छोड़ रहे, भगवान को भी नहीं छोड़ रहे, वहां भी जिहादी सोच हावी हो रही है। अरे मैं पूछता हूं कि आखिर ये यहां पर क्यों आया था? क्या ये इतने दिनों तक, इतने सालों तक इलाके की रेकी कर रहा था, या कोई इंफॉर्मेशन भेज रहा था, या फिर ये कोई छांगुर जैसा नेटवर्क बना रहा था धर्मांतरण का? ये तो वक्त आने पर पता लगेगा। लेकिन ये आपकी आस्था पर चोट करने की फिराक में भी था, मुझे ऐसा लगता है। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आप पूजा पाठ जिससे करवा रहे हैं, उसे कुछ आता ही नहीं है, लेकिन वो तो हिंदू बन गया है, सबसे बड़ा बाबा। वो आपको धोखा दे रहा है। आपने एक फिल्म देखी होगी, पक्का देखी होगी, या वो डायलॉग तो जरूर सुना होगा। एक मूवी थी जॉली LLB 2, इसमें था एक इकबाल कादरी, याद है ना आपको? इकबाल कादरी वो पकड़ा जाता है। ये इमामुद्दीन भी वैसा ही है। और इसलिए मैं इस इमामुद्दीन से कह रहा हूं, अरे भगवान से नहीं डर रहा तो अल्लाह से डर कम से कम, क्योंकि इसके पास जाली कागजात मिले, आधार कार्ड, पैन कार्ड, तरह तरह के। और ये बंगाल से आया है यहां पर। अब इसके घर भी जांच पड़ताल की जाएगी, कहीं ये बांग्लादेश का घुसपैठिया तो नहीं है। लेकिन ये पकड़ में कैसे आया, दिलचस्प तो ये है। बड़ी कार्रवाई की है पुलिस ने, वो आपको जरूर देखना चाहिए। सोचिए अगर आपके मंदिर के अंदर कोई मुल्ला पुजारी बनकर बैठ जाए तो क्या होगा? अगर एक नमाज पढ़ने वाला जिहाद फैलाकर मंदिर के अंदर आपसे पैर छुआए तो क्या होगा? सोचिए मंदिर में भगवान की सेवा करने के बहाने कोई मुसलमान अपना ही धर्म छिपाकर आपकी आस्था के साथ सालों तक खिलवाड़ करता रहे तो क्या होगा? और ऐसा हो रहा है उत्तर प्रदेश के शामली में। बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल और सफेद कुर्ता पैजामा पहने इस शख्स को अगर आप बाबा समझ रहे हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। इसका नाम है इमामुद्दीन अंसारी। आपने ठीक सुना, इमामुद्दीन अंसारी, जो शामली के मंटी हसनपुर गांव में मंदिर में पिछले 9 साल से बाबा बालकनाथ बनकर बैठा हुआ था। इमामुद्दीन अंसारी पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। शनि मंदिर में नाम बदलकर पुजारी बन गया। लोग बाबा बंगाली और बालकनाथ के नाम से जानने लगे। उसके पास से 3 आधार कार्ड, पैन कार्ड बरामद किए गए। एक आधार कार्ड पर बंगाली नाथ, पता सहारनपुर लिखा है। दूसरे आधार कार्ड में असली नाम इमामुद्दीन अंसारी लिखा है। किसी को उस पर शक ना हो कि वो मुसलमान है, इसलिए भगवा चोला ओढ़कर लोगों को उसने हिंदुओं होने का भरोसा जता दिया। मंदिर में रहकर दिन रात पूजा करने लगा। इतना ही नहीं, इमामुद्दीन अंसारी गांव वालों से चंदा इकट्ठा कर मंदिर के पास खाली पड़ी जमीन पर नया मंदिर बनवा रहा था। गांव में उसकी पहचान बंगाली बाबा के तौर पर हो गई और लोग दूर दराज से बच्चों की झाड़ फूंक करवाने के लिए आने लगे। महाराज जी कितने सालों से रहते हैं यहाँ? ये 5-6 साल से है जी। कभी आपने उनकी पहचान नहीं पूछी, आप कहाँ से हो, कैसे हो? महात्मा है जी, हम क्या पूछ सके जी? सुना आपने, बाबा का चोला ओढ़कर कोई कैसे बाबा का नाम पूछ सकता है? यही सनातन की आस्था है। लेकिन अब इमामुद्दीन अंसारी के आधार कार्ड पर लिखे पते की जांच और उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए पुलिस की एक टीम पश्चिम बंगाल रवाना हो गई। पुलिस की टीम उसके बारे में छानबीन करेगी, जिससे उसकी असलियत सामने आ जाए।
बंगाली बाबा नाम से एक व्यक्ति जो है रह रहा था, जिसका सत्यापन किया गया। और ये जो है व्यक्ति शनि मंदिर निर्माण के नाम पर लोगों से चंदा वसूली का जो है कार्य करता था। तो इनके पास जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर कार्ड अलग अलग पते के पाए गए। नाम पता फर्जी और छद्म रूप से रहने के संबंध में पुलिस स्टेशन थाना भवन में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा गया है। पुलिस इस बात की भी जांच करेगी कि वहां उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज तो नहीं है। इसके अलावा पुलिस इस बात की भी जांच करेगी कि उसने आधार कार्ड में अपना नाम कहां पर और किस तरह से बदलवाया। आधार कार्ड में नाम बदलवाने में कौन लोग शामिल रहे। इतना ही नहीं, जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि बाबा का चोला ओढ़कर कहीं धर्मांतरण का खेल तो नहीं चल रहा था। राष्ट्र सर्वोपरि में बार बार कह रहा हूं कि देश के अंदर सनातनियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है और सनातन पर काला धब्बा लगाने की तैयारी है। कभी थूक जिहाद, कभी मूत्र जिहाद, कभी लैंड जिहाद, कभी धर्मांतरण का खेल, और अब आपके धर्म स्थल के अंदर बैठकर सबसे खतरनाक जिहाद फैलाया जा रहा है। आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है और आप एक ऐसी साजिश में फंस चुके हैं। इसलिए सावधान हो जाइए, अपने आसपास रहने वालों पर नजर रखिए। देखा आप, ये बहुत ही गंभीर मामला। एक मंदिर में अगर ऐसी घटना घट सकती है तो आप सोचिए कि क्या तैयारी है, क्या प्लान है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज एक ऐसी खबर सामने लेकर आए हैं जो हर भारतवासी को देखनी चाहिए। आप कहेंगे क्यों? मेरे बगल में लिखा हुआ है, दिल्ली में सांसद जी से छिनैती। छिनैती पता है आपको क्या होता है? आमतौर पर लोग जानते हैं, लेकिन ये लूट नहीं होती है। कोई आएगा चुपके से, कभी आपका फोन छीन ले जाएगा, कभी आपके गले की चेन छीन ले जाएगा। और ये घटना किसी आम व्यक्ति के साथ होती रहती है, लेकिन ये घटना दिल्ली में घट रही है, वो भी एक सांसद के साथ। सोचिए जरा, एक सांसद, उनके गले से चेन स्नैचिंग की गई है, छीनी गई है, छिनैती की गई है। और आप सोचिए, दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहां पर ऐसी घटना घट जाए, क्या यह आम बात है? मुझे नहीं लगता यह आम बात है। देश की राजधानी है दिल्ली, और हम राष्ट्र सर्वोपरि में कहते हैं, राष्ट्र सर्वोपरि तभी होगा जब हम दिल्ली को सर्वोपरि रखेंगे, दिल्ली को बेहतर बनाएंगे। लेकिन यहां बेहतर नहीं बन पा रही है दिल्ली, और दिल्ली में आजकल चोर, लूट की वारदात देने वाले लुटेरे और छिनैती करने वाले बदमाश बड़ी संख्या में आ गए। और हर दिल्ली वासी को यह खबर देखनी ही चाहिए। साथ ही साथ जो आसपास के राज्य हैं, उनको भी यह खबर देखनी चाहिए, क्योंकि अगर सांसद के साथ ऐसा हो जाएगा, सोचिए आप, सांसद से आप मुलाकात करने का अगर सोचेंगे तो आपको 10 दिन लग जाएंगे, मुलाकात बमुश्किल हो पाएगी। लेकिन उनके साथ अगर ऐसी घटना घट रही है तो फिर आम आदमी का क्या होगा? रिपोर्ट में दिखा रहा हूं। दिल्ली में रहते हैं तो सावधान, पॉश इलाके में घूम रहे शैतान। दिल्ली में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि सुबह की सैर पर निकली कांग्रेस सांसद की चेन छीन ली गई। एक तरफ संसद के मॉनसून सत्र की वजह से दिल्ली में सांसदों का जमावड़ा है, तो दूसरी तरफ इन्हीं सांसदों की सुरक्षा पर अब गंभीर सवाल खड़े हो गए। सोचिए, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के समय पॉश इलाके में एक महिला सांसद के साथ चेन स्नैचिंग हो जाती है, और दिल्ली के सबसे हाई सिक्योरिटी जोन चाणक्यपुरी में। दरअसल कांग्रेस सांसद सुधा मॉर्निंग वॉक कर रही थी। स्कूटी सवार एक बदमाश ने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। सोने की चेन छीनकर बदमाश फरार हो गया। उनकी गर्दन पर चोट आई और कपड़े तक फट गए।
देश की राजधानी दिल्ली में आज सुबह 6 बजे एक चेन स्नैचिंग की घटना हुई है। हैरानी की बात यह है कि ये चेन स्नैचिंग एक महिला सांसद के साथ हुई है। जो कांग्रेस की महिला सांसद एम सुधाकरन है, वो सुबह 6 बजे यहाँ पर मॉर्निंग वॉक कर रही थी और ऐसे में दो बदमाश बाइक सवार आते हैं और उनकी चेन खींचकर भाग जाते हैं। हैरानी की बात यह है, चाणक्यपुरी में कई ऐसे भवन हैं, चाहे उत्तर प्रदेश भवन की बात करें, सदन की बात करें, और कई जो सांसद हैं वो रहते हैं और ये पूरे तरीके से सेफ जोन माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो बदमाश हैं वो चैन लेकर फरार हो गए। कांग्रेस सांसद आर सुधा ने लेटर लिखकर पुलिस, स्पीकर और गृह मंत्रालय तक को शिकायत की। गृह मंत्री अमित शाह को लिखे लेटर में कहा कि दिल्ली जैसे वीवीआईपी इलाके में इस तरह की घटना होना बेहद चिंताजनक है। चेन स्नैचिंग के बाद से बहुत सदमे में हूं। He came near to me and pulled my chain and tore my clothes. He taken and is slowly moving. I want to rescue my dress. That's why I'm not bothered about my chain. Then he snatched, he left immediately. Then I shouted, "Hey, he theft my chain, theft my chain." Everybody was there on the road, but nobody is ready to come and rescue me. That is a shock to me. 2 women are shouting, nobody is rescue. एक शख्स ने दिन दहाड़े सांसद के गले से चेन खींची, इसमें कपड़े फट गए और वो फरार हो जाता है। ये घटना दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में हुई है। ये सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है, जहां कई दूतावास हैं, राज्य सरकारों के आधिकारिक आवास हैं और सुरक्षा बंदोबस्त भी एकदम चाक चौबंद रहते हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता के गले से सरेआम चेन छीनना दिल्ली के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है। हमारी एक सांसद प्रातः काल में चाणक्यपुरी का इलाका, जो सर्वाधिक सुरक्षित माना जाता है, जहां सारी एम्बेसीज हैं, हाउसेज हैं, वहां उनके साथ चेन स्नैचिंग की घटना की थी। तो लगता है कानून व्यवस्था तो मोदी राज में और भाजपा के राज में रही नहीं गया है। तो आज आम आदमी की जिंदगी, संपत्ति, कुछ भी सुरक्षित नहीं रह गया है भाजपा सरकार में। ये बहुत शर्म की बात है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अपने घर के पास लूटेंस जोन में उनकी चेन स्नैचिंग हो जाती है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर ये बिल्कुल आम बात हो गई है कि लोगों के साथ चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, गाड़ी चोरी होना, पर्स खींच लेना, ये आम है। और अब तो दिल्ली के लोग इसके लिए एफआईआर भी दर्ज नहीं कराते, क्योंकि उनको पता है कि सिर्फ समय व्यर्थ होगा, कुछ नहीं होगा। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, जांच भी शुरू हो गई। आरोपी को पकड़ने के लिए 10 से ज्यादा टीम बना दी। छानबीन के लिए सीसीटीवी कैमरे के अलावा डंप डेटा भी खंगाला जा रहा है। साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों से भी बात की जा रही है और घटना के समय इलाके में किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जांच हो रही है। दिल्ली के सबसे वीवीआईपी इलाके माने जाने वाले चाणक्यपुरी में दिन दहाड़े ये घटना आम नागरिकों के लिए नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ाती है। राष्ट्र सर्वोपरि में सवाल यही कि अगर राजधानी दिल्ली में सांसद, विधायक सुरक्षित नहीं, तो आम जनता का क्या होगा? अगर संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, पीएम आवास जैसे हाई सिक्योरिटी जोन सुरक्षित नहीं, तो दिल्ली में कौन सुरक्षित है? अगर दिन दहाड़े ऐसी घटना घटेंगी तो फिर कानून व्यवस्था पर, दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े होंगे। सुरक्षा की बात आएगी, राष्ट्र सर्वोपरि में आपकी सुरक्षा की बात हमेशा होगी। और आज इसलिए मैं सरहद की बात करूंगा। ये पाकिस्तान और ये आतंकी मान नहीं रहे, ये कोशिश में लगे हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कि कैसे भारत में घुसपैठ करें, कोई साजिश करें। ये तरह तरह के जासूस अलग अलग दिन भेजते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं आपसे कि भारतीय सेना, बीएसएफ तैनात है आपकी सुरक्षा में, आप चिंता मत करिए। और आज जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूं वो आपको देखनी ही चाहिए। आज हुआ कुछ ऐसा ही है। बीएसएफ ने एक जासूस को पकड़ा है। ये जासूस पाकिस्तान से फोन पर बात करता था। जब इसे पकड़ा गया तो इसके पास मिस कॉल भी है। ये पाकिस्तान से मिस कॉल वाला जो खेल चल रहा है, इसका खुलासा हो गया है। आपको जरूर देखना चाहिए। देश इस वक्त दो तरह के आतंकियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है।
एक जो सरहद के पार हैं और दूसरे जो देश के अंदर छिपकर देश को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। सरहद पार आतंकियों के नापाक मंसूबों को हमारी सेना ताबड़तोड़ ध्वस्त कर रही है। कभी तस्करी, कभी घुसपैठ की कोशिश और कभी भारत के लिए जासूसी। बीएसएफ इनकी हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है और इस बार बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ ने एक ऐसे ही संदिग्ध को गिरफ्तार किया है जो पिछले कई सालों से पाकिस्तान के संपर्क में था। बीएसएफ ने भारत पाक सीमा से संदिग्ध को पकड़ा है। हिरासत में लिए गए संदिग्ध का नाम सोहन लाल है। उसके मोबाइल से पाकिस्तानी कॉल रिकॉर्ड मिले हैं। पाकिस्तानी नंबर से व्हाट्सएप कॉल पर बात करता था। 17 अगस्त 2024 को 4 मिनट की एक कॉल भी की थी। बीएसएफ ने इसे जब गश्त के दौरान शक के आधार पर गिरफ्तार किया और मोबाइल की छानबीन की तो अधिकारी दंग रह गए। उसने कई बार पाकिस्तान में बात की है। एक तरफ बीएसएफ ऐसे संदिग्धों को गिरफ्तार कर रही है तो दूसरी तरफ सेना भी कुलगाम में सर्च ऑपरेशन चला रही है और मारे गए आतंकियों की पाकिस्तानी पहचान बताई गई। ऑपरेशन महादेव में 28 जुलाई को मारे गए तीनों आतंकी लोकल नहीं पाकिस्तानी थे। आतंकी सुलेमान और हमजा से वोटर आईडी कार्ड मिला। एक आतंकी के पास से लाहौर का कार्ड मिला, दूसरे के पास से गुजरावाला का वोटर कार्ड मिला। एक सैटेलाइट माइक्रो एसडी कार्ड भी मिला। पाक में बनी चॉकलेट, कैंडीलैंड और चोको मैक्स मिली है। एंट्री का रास्ता और टाइम लाइन भी मिली है। बैलिस्टिक रिपोर्ट और डीएनए परीक्षण किया जा रहा है। आप देख सकते हो विजुअल्स में किस तरह से यहाँ पर जो है आर्म्स और एम्युनिशन को ऊपर की तरफ लिया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह से, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर पुलिस, राष्ट्रीय राइफल्स या बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज है वो यहाँ पर मौजूद है। वो लगातार इन घने जंगलों में जो है ऑपरेशन लगातार पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं किस तरह से चल रहा है। ये ऐसे घने जंगल है जहाँ पर ऑपरेशन लगातार कई घंटों से हम देख रहे हैं लगातार चल रहे हैं। यहाँ के सिविलियन जो है वो भी सपोर्ट दे रहे हैं इंडियन आर्मी को इस एंटी टेरर ऑपरेशन में। लगातार हमने देखा किस तरह से यहाँ पर अगर रोड कनेक्टिविटी नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे आर्म्स और एम्युनिशन को इन घने जंगलों में लेके जा रही है फोर्सेस। फिलहाल बॉर्डर पर सारी सेना मुस्तैद है। आतंकियों के हर मंसूबों को नाकाम कर रही है और सबूत मांगने वाले गैंग को सबूत लाकर भी दे रही है। संदेश साफ है, मारेंगे और सबूत मांगोगे तो वो भी देंगे और साथ ही जो संदिग्ध घुसने की कोशिश करेगा उसे भी नहीं छोड़ेंगे। अब मैं आपको एक ऐसी खबर दिखा रहा हूं जो सीधे आपसे जुड़ी हुई है। अभी सावन चल रहा है, जबरदस्त बारिश हो रही है और उत्तर भारत में जलजला आ गया है। ऐसा लग रहा है कि हर जगह पानी ही पानी है। आप जहां से भी मुझे देख रहे हो, मैं पूरी उम्मीद के साथ ये कह सकता हूं कि आप सुरक्षित रहे हो तो अच्छा है, क्योंकि मुझे आज जो तस्वीरें देखने को मिली हैं पूरे उत्तर भारत से वो हैरान कर रही हैं। अलग अलग जगह की तस्वीर सामने आई। कोई अपने बच्चे को सर पर उठाकर ले जा रहा है, कोई अपने सामान को बचा रहा है, कोई अपनी ही जान बचाने के लिए छत पर चढ़ गया। अब आप सोचिए कितना नुकसान होता है बारिश में, बाढ़ में। लेकिन हर बार बाढ़ और बारिश आती है, हमारे पास ठीक इंतजाम नहीं रहता। लेकिन इस समय पूरे उत्तर भारत की क्या स्थिति है देखिए आप। आज अलग अलग तस्वीर हमारे पास आई। देश में बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा है। पानी लोगों के लिए परेशानी बन गया है। जहां देखिए वहां पानी, घर, मकान, दुकान, यहां तक कि मोहल्ले के मोहल्ले डूब गए। लोगों के घरों में 10 से 12 फीट तक पानी भर गया। कई जगह तो लोगों के घरों में अचानक से बाढ़ का पानी आ गया। किसी तरह परिवार के लोग घर की दूसरी मंजिल पर पहुंचे, लेकिन सामान को डूबने से नहीं बचा पाए। घर का सारा सामान डूबने से खाने पीने तक के लाले पड़ गए। ऐसे में अब बस इंतजार है तो सरकारी मदद का कि आखिर वो कब आएगी। इस तस्वीर को देखिए, ये बाहुबली फिल्म का सीन नहीं बल्कि बाढ़ के पानी में रियल लाइफ की जद्दोजहद है। बाढ़ में फंसा दंपत्ति अपने बच्चे को बाहुबली स्टाइल में बचाने के लिए चल पड़ा। माता पिता दोनों ही नवजात बच्चे को लेकर कंधे तक पानी में आगे बढ़े, जैसे भगवान श्री कृष्ण को लेकर पहुंच रहे थे। अगर इनके रास्ते में एक छोटा सा गड्ढा भी आ गया तो सोचिए इनका संतुलन बिगड़ जाएगा और बच्चे की जान पर आफत बनाएगी। प्रयागराज के छोटा बघाड़ा इलाके की इस तस्वीर को लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। कोई इसकी बाहुबली फिल्म से तुलना कर रहा है तो कोई भगवान कृष्ण से। अब प्रयागराज की इस तस्वीर को देखिए। यूपी पुलिस में तैनात अधिकारी अपने घर में घुसे बाढ़ के पानी को मां गंगा का आगमन कहकर पूजा कर रहे हैं। पानी जब और बढ़ गया तो बालकनी से कूदकर स्नान करने लगे। लेकिन अब सोचिए जिन गलियों में ये कभी बाइक पर घर आते जाते थे, वहां तैरकर इन्हें आना पड़ रहा है।
मिर्जापुर के इस दंपत्ति की तस्वीर भी देखिए। बाढ़ में फंसे ये बुजुर्ग दंपत्ति पानी में तैर नहीं सकते। इन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। गनीमत ही कि यूपी के मंत्री तक इनकी गुहार पहुंच गई, जिसके बाद मंत्री के निर्देश पर बुजुर्ग दंपत्ति का रेस्क्यू हुआ। एसडीएम खुद नाव से इस बुजुर्ग दंपत्ति को रेस्क्यू करने पहुंचे और सुरक्षित इनका रेस्क्यू किया गया। भारत में बाढ़, बारिश और कुदरती आपदा को लेकर स्विस री की एक रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट में 2023 में 1 लाख करोड़ का नुकसान बताया गया। 2024 का आंकड़ा अभी तक जारी नहीं हुआ, लेकिन 2023 के मुकाबले ये और ज्यादा होने का अनुमान है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत ने 2023 से 2022 तक औसतन हर लाख लगभग 8 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान झेला। इस रिपोर्ट में कुछ बाढ़ और बारिश से जुड़ी प्रमुख घटनाओं का जिक्र किया गया, जिसमें 2005 में मुंबई में बारिश और बाढ़ शामिल है। 2005 में बाढ़ बारिश की वजह से 5.3 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। इसके अलावा 2013 में उत्तराखंड में आई आपदा, 2014 में जम्मू कश्मीर में आई बाढ़, 2015 में चेन्नई में आई बाढ़ का जिक्र है, जिसमें 6.6 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। अब सोचिए, इतने बड़े नुकसान को क्या रोका नहीं जा सकता? भारत में हर साल बाढ़ और बारिश की वजह से लाखों लोग प्रभावित होते हैं। लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ती है। कई जगह तो बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने के लिए सेना और एयरफोर्स तक की मदद ली जाती है। ये सिलसिला हर साल चलता है, लेकिन इसका कोई परमानेंट निदान नहीं। क्या बाढ़ के पानी को स्टोर और डाइवर्ट कर सूखाग्रस्त इलाकों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? सरकार को इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि अगर बाढ़ के पानी का सही इस्तेमाल होगा तो बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम किया जाएगा और इससे टैक्स के पैसे की बर्बादी भी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ आई है, उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम 11 को मैदान में उतार दिया है। मंत्रियों से कहा है कि आप जनता के बीच में जाइए। उम्मीद यही करते हैं कि आप तक मंत्री आएंगे और रेस्क्यू आपका किया जाएगा। बहरहाल, राष्ट्र सर्वोपरि में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी राष्ट्र हित की खबरों के साथ। नमस्कार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग